अंशुल एकदम दिल में उतर गया है कि मैं बोलूँ कि यार ऐसे भी बच्चे होते हैं, कमाल की बात है। और ये ना देखो, अपन किसी को भी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद पता कर सकते हैं कि वो उन्हें कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये हमको पता नहीं रहता। तो वो सारी चीज़ें अंशुल के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और बहुत ज़्यादा भरी हुई है। उसके पढ़ाई करने का स्टाइल, उसके नोट्स बनाने का स्टाइल, उसका जुनून, उसका जज्बा, उसकी सारी चीज़ें वो 2 सालों के अंदर देखने को मिल रही है और मिली हमको। और ऑब्वियसली अभी एम्स में है, उन्हें उसको अभी अपन बातचीत करेंगे, पता करेंगे कि उसने वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, यहाँ की लाइफ में, वहाँ की लाइफ में उसको क्या चेंज देखने को मिला। और एक बात सुन लो, अंशुल के स्टेटस के ऊपर 2028 लिखा हुआ है, उसके अंदर भी सीक्रेट छुपा हुआ है। मैंने कैलकुलेट किया, मैं 2028 को लिखा है स्टेटस के ऊपर, फिर मैंने हिसाब मारा, अच्छा मेरा एम्स की डिग्री 2028 में इसकी कंप्लीट होगी। मीन्स टारगेट सेट है 2028 में क्लीन बोल्ड करना है। और मैं आपको एक बात अभी बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने दर्शन को लेके स्टेटमेंट दिया था, अंशुल को लेके मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अंशुल उस स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर्स में से एक अंशुल रहेगा। उसके अंदर वो बातें हैं, उसके अंदर वो जज्बा है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है और एक स्टेप, काफी बड़ी स्टेप आगे चले गए। आप जैसे कि अभी तक मैं आपको अंशुल बोलता था, बट अब मुझे डॉक्टर अंशुल बोलना पड़ता है, तो आपको अभी क्या फील होगा? फीलिंग तो बहुत अच्छी है, मतलब डॉक्टर नाम आ गया, डॉक्टर बना भी नहीं पर सर आप मतलब ऐसे सोचा नहीं था कि डॉक्टर भी बनूंगा करके जब स्टार्टिंग किया था 11th में, पर वही कि मेहनत करते गया और होते गया, उसके बाद पद भी मिल गया। एक क्वेश्चन और है, जैसे थोड़ा स्वप्निल सर का ही क्वेश्चन था, मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप 11th-12th में थे या फिर 8-9-10 में थे, तो आपके डेस्क पर, बेंच पर आपके साथ बहुत सारे फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स बोलते हैं या फिर कॉलेज फ्रेंड्स हम जिसको बोलते हैं, क्लासमेट जिसको बोलते हैं, उनके साथ आप बैठते थे। और अभी वो लोग 12th के बाद आपका एकदम ब्रांच चेंज हो गया, वो एक अलग तरफ चले गए, तो कभी आपने ऐसा सोचा क्या, यार मैं बहुत आगे की तरफ जंप लगा दिया, हम लोग एक टेबल पे बैठते थे, अभी मेरा फ्यूचर डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइट होगा, और वो भी मेरे साथ टेबल पे बैठा था, बट अभी उन्हें कहाँ पर है, कितने पीछे रह गया मेरे से, उससे क्या गलती हुई, उसने ये नहीं करना चाहिए था, वो समझ नहीं सका। जैसे कि मैंने उसको पॉजिटिव किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आगे निकल गया। वही मेरे बाजू में, मेरे साइड में बैठा हुआ था, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और आज उन्हें वहीं पर है या फिर छोटा मोटा कोई कोर्स कर रहा है। तो आपके ख्याल से आप इसको क्या, कैसा सोचते हैं आप और इनको क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब अप्रोप्रिएट एज में अगर अपन मेहनत करें तो आगे के एज में हमें मेहनत उतना नहीं करना होगा। तो यही एक अपना 5 साल, आप 10 साल कह सकते हैं कि जिधर अपने को बहुत मेहनत करना है, जिससे अपना जो भी फल अपने को मिलेगा वो बाद में 20-30 साल अपने को ज़्यादा मेहनत करने में नहीं है। एसी के रूम रहेंगे, अपन ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा, तो उस पर ही सब डिपेंड रहता है। सो यही जो आपके ईयर्स है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है, और वही डिटरमाइन करते हैं कि आपका आगे का लाइफ कैसा रहेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहेगी आगे। अंशुल, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप अभी जितने भी आपकी तो भी जर्नी बहुत बाकी है, लेकिन इतने सालों में आपके लिए चेंजिंग इवेंट कौन सा? सर ये इवेंट मेरे लाइफ में आया और मैं फिर एकदम चेंज हो गया, मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो वो इवेंट कौन सा है? चेंजिंग मोमेंट्स तो बहुत सारे थे, और मेन बोले तो 10th में एक्चुअली 10th तक मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, COP कॉलेज वगैरह कुछ नहीं, MSc के लेके इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड भी वही था कि सब इंजीनियर बन रहे, मैं भी इंजीनियर बन जाऊँगा, बाकी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं। फिर फादर की डेथ हुई थी, तो उसके वजह से मुझे मेडिकल में थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया था मैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था वगैरह, ऐसा था। पर इसके वजह से मैं नीट के तरफ सोचने लगा कि मैं नीट दे सकता हूँ क्या, क्या क्या सिलेबस है, मैंने पूरा ऐसा रिसर्च किया उस पर। फिर मैंने देखा कि हाँ ठीक है, हो सकता है, ये भी डूएबल है। मैंने बहुत सारे सीनियर्स को भी कंसल्ट किया था कि क्या क्या कैसी फील्ड है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ऐसे करके। सो वो 10th में एक मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट था कि मैं पहले तो इंजीनियरिंग सोच रहा था, पर बाद में अभी नीट के तरफ मुड़ गया था।
और वैसे 11th-12th में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे कि मतलब कभी कभी बहुत एफर्ट डालता था पर मार्क्स नहीं मिलते थे, तो वही टीचर से कंसल्ट करता था, उनसे पूछता था कि क्या करे और उसमें क्या एफर्ट डाल सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स थे बस। 11th-12th में आपके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या था? सबसे चैलेंजिंग, सर इसने मेरा को बहुत बहुत दिमाग खपाया मेरा, ऐसा कौन सा टास्क था? टास्क बोले तो वही है कि फिजिक्स सबसे, तो कैसा था मतलब 10th में स्टेट बोर्ड था, स्टेट बोर्ड में कैसा रहता था कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आते थे और वो भी न्यूमेरिकल बेस, और 3 क्वेश्चन में से 2 ही अटेम्प्ट करना था, एक तो ऐसे एक्स्ट्रा में निकल जाता था, तो ऐसे न्यूमेरिकल बेस अप्रोच नहीं था उसमें, तो और कौन से क्वेश्चन आते थे वो एक्सरसाइज जो में जो क्वेश्चंस थे वही आते थे, सेम टू सेम, वैल्यू भी चेंज नहीं होते थे, तो हम वही रट के जाते थे और वही क्वेश्चन आता था, बस ऐसे देते थे। ऐसे कंडीशन में मैंने 11th में लिया था, एडमिशन लिया था, तो सबसे पहले वही था कि 11th में अभी कैसे न्यूमेरिकल्स टैकल करे, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है वैसे, तो बेसिक से शुरू किया। अभी सबसे पहले 11th में मुझे लगता है बेसिक मैथ्स होता है, तो उसमें मैंने फोकस किया था कि मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, वो कैलकुलेटिंग स्पीड अच्छा हो जाए, और मोस्टली वही था कि फिजिक्स का ही डर था, न्यूमेरिकल्स थे, फॉर्मूलाज बहुत सारे थे, कंसेप्ट्स बहुत सारे थे, वो याद करना, तो मैंने 11th में समझो मेरा 50% एनर्जी फिजिक्स में दे दिया, 30% केमिस्ट्री और 20% अपना बायोलॉजी, पर 12th में उसका अलग उल्टा हो गया, मतलब लास्ट में बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम था, क्योंकि फिजिक्स कैसे कंसेप्चुअल रहता है, आप एक बार आपका माइंड में वो कंसेप्ट बैठ गया तो आप वो रिकॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा। बायोलॉजी वॉलेटाइल है, आप भूल जाएंगे कौन सा फैक्ट्स रहा, न्यूमेरिकल्स रहा, ईयर्स रहे, डेट्स रहे, वो आप भूल जाएंगे, तो मैंने वही सोचा था कि लास्ट में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करके उसमें हो जाएगा मेरा। अपकमिंग डॉक्टर आयुष, आपके लिए क्वेश्चन है, आप थोड़े से आपका लिया क्वेश्चन ले लिया मैंने जल्दी से, आप बोर हो रहे करके। 30 अगस्त 2024 क्या लग रहा आपको? आपको क्या लग रहा 30 अगस्त 2024 को आपको क्या लग रहा, क्या होने वाला? मेरा भाई का कॉलेज ही मिलेगा ऐसा 100% गारंटी है, मतलब 30 अगस्त को मुझे आईजेएम से नागपुर ही मिलेगा, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस वगैरह करके नागपुर को दोनों भाई सेटल हो जाएंगे। वैसे अभी 270 जा रहा ना, 670 जा रहा ना, 665 और मेरे ख्याल से 682 पर क्लोज हुआ, ऑल इंडिया 682 पर क्लोज हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट समझो कितने मार्क्स है? 17 मार्क्स, 17 मार्क का डिफरेंस है। आयुष को 17 मार्क्स कम होने की वजह से एम्स मिस हो गया, ठीक है ना, काफी बड़ा डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको। पहले फिर और 2 अंशों के लिए था, फिर आपको क्वेश्चन पूछना, आपको कंफर्ट जोन कब अचीव हुआ कि भाई अब मैं कंफर्ट हो गया हूँ करके, इतने दिनों में सर अब कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे रिलैक्स लग रहा है, चलो ठीक है अब सब ठीक ठाक हो गया, ये आपको कब फील हो रहा है, या हुआ या नहीं हुआ? हुआ था, मतलब जब पेपर खत्म हुआ था, 5 मई को पेपर था, 5 मई को पेपर खत्म हो गया, रात को मैंने आंसर की मैच की, तो तब पता चल कि हाँ बन रहे 666 बन रहा था उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगा था, आपको फोन भी लगाया था, तो उस टाइम पे कंफर्ट जोन में चला गया था, पर जब तक आंसर की नहीं आती और मुझे वो भी डाउट था कि मैंने बबलिंग सही से की कि नहीं, तब तक मैं थोड़ा सा डाउट में था कि हाँ ठीक है हो सकता है, देखते देखते, पर जब वो आंसर की आई और OMR शीट आई, उसके बाद रिजल्ट आया, तो फिर अलग ही नेक्स्ट लेवल पे कंफर्ट जोन पे गया था, पढ़ाई वगैरह सब और क्या, हाँ मूवी सीरीज वगैरह सब शुरू ही था वैसे, और नवंबर तक पढ़ाई नहीं की, फिर मिड सेम्स आ गए फर्स्ट ईयर के, फिर पढ़ाई शुरू कर दिया आराम से, और अभी कंफर्ट जोन देखा जाए तो अभी फर्स्ट क्रॉप हो गया हमारा, 3 महीने एग्जाम्स थे पूरे, उसके बाद अभी कंफर्ट जोन सेकेंड ईयर में जाने वाले। मीन्स आप जब आपने पढ़ाई किया आपको रिजल्ट मिला, उसके बाद कंफर्ट जोन में जाते रहे समझो, चलो ओके, इसका मतलब पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो आपको एक कंफर्ट जोन मिलेगा, या तो फिर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। दूसरा ये है कि अभी स्टडी की कितनी वैल्यू है, यानी कि ओवरऑल सारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कितना स्टडी का कितना वैल्यू है लाइफ के अंदर, पढ़ना चाहिए या फिर चलो ये क्या पढ़ना कुछ फायदा नहीं है पढ़कर, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना, क्या कर लेंगे पढ़कर अपन, लेकिन आप मुझे बताओ स्टडी का क्या वैल्यू है?
कौन से भी फील्ड में जाए स्टडी का बहुत मीनिंग रहता है। और अभी आप नीट में दे रहे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा। आपको एमबीबीएस में भी फिजिक्स की नीड रहने वाली है, आपको ऑप्टिक्स रहने वाला है, बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स रहने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक्स आप अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिधर आपको किधर न किधर आपको काम आने वाले हैं। और अभी यही एज है आपको मेहनत करने का, यही एज है आपको नॉलेज गैदर करने का। उसके बाद आपको ये चांसेस नहीं मिलेंगे कि और रिग्रेट रहेगा कि मैंने उस टाइम पे अगर मेहनत की होती तो मैं किधर और रहता था। तो वही है कि अभी यही एज है आपके 2-3 साल जो भी है, तो आपको मेहनत करना है और उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा तो समझ जाओ लगभग अंशु कैसा सोच रहे हैं, और जिसके दिमाग में चल रहा होगा बोर हो रहे हैं, सर क्या पका रही है, क्या इंटरव्यू ले रहे हैं, तो समझ जाओ आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष अपकमिंग डॉक्टर। अभी जो एनटीए का ये जो प्रॉब्लम हुआ है, सिस्टम के अंदर इतना फॉल्ट हुआ है, कोई पेपर लीक हो चुका, मार्क्स का डाउन हो चुका, उस टाइम पे आपके दिमाग में सिस्टम को लेके क्या चल रहा था आयुष? मेरे दिमाग में तो एनटीए वालों को गालियां देने का सोच रहा था, क्योंकि हमने 2 साल इतनी मेहनत की और पेपर के टाइम पे भी हमको बहुत दिक्कत गई थी पेपर छुड़ाने को। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतने मार्क्स अचीव करने के बाद अगर आप ऐसे घोटाले करोगे तो गलत बात है ना। और कितने बच्चे होंगे, 20-25 हज़ार बच्चे होंगे, तो आप उनकी वजह से सबकी रीनीट लोगे तो वो गलत बात है। तो एनटीए के आखिरी के टाइम तक मैं वो वकील की वगैरह वीडियो देख रहा था। फिर जब उनका रिजल्ट आया, उनकी भाषा अलग ही रहती, वो क्या बोल रहे थे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था। तो आखिर में पता चला कि रीनीट नहीं होने वाला है, तो मतलब मैं स्टेबल हो गया। ये वो लगा तो आवाज चली जाती बात इस टॉपिक पे। अंशुल आप मुझे बताओ, अभी फिलहाल आपका कॉलेज के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है? मीन्स इधर तो आप आउटस्टैंडिंग थे, इधर दूर दूर तक कोई आपके करीब नहीं आता था, ठीक है ना। अब आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे सब धुआंधार प्लेयर है, छक्के चौके मारने वाले, और उसमें आप चले गए, तो वहां पर कितना बैच है आपका? तकरीबन 100 का बैच। 100 का बैच है, ठीक है ना। तो अभी 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 स्टूडेंट में अंशुल अपने आप को किस लेवल पे देख रहा है? ऐसा स्टूडेंट जो टॉप मोस्ट में यहाँ पे था, वहां पे अपने आप को किस लेवल पे देख रहा है? फिलहाल अभी जब रिप्रो हुआ था तो ओवरऑल रिजल्ट में मेरा रैंक 1 था पूरे बैच में से। अच्छा, हाँ, तो वही मतलब 8 तो वही है, मतलब कंपटीशन बहुत है उधर, ऐसा देखा जाए क्योंकि बहुत बड़ा को बच्चे पढ़ते रहते। मैंने तो सिर्फ लास्ट के 5 महीने में मतलब बहुत पढ़ाई शुरू कर दी थी और उसका रिजल्ट भी निकल गया। मिस चलो वहाँ पे भी आप लेवल में समझ जाओ ऑलमोस्ट, ठीक है। एक मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि देखो एक स्टूडेंट पुसद में है, एजुकेशन सेंट मैरी से हुआ, अपनी शादी कोचिंग क्लासेस चिंतामणि, और एम्स में है, और वहाँ पे 100 बच्चे टॉप मोस्ट से आए वाले हैं, उसमें भी अंशुल का नंबर 8 नंबर पर है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कॉलेज करने के लिए। हम यहाँ पे वो सिर्फ शोबाजी है, हम लातूर में हैं और कहाँ पर है। मैं चिंतामणि का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, वैसा घर पे पढ़ना चलता आप लोगों ने, लेकिन पढ़ना आपको है ऑब्वियसली। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आ गया अभी? मीन्स जैसे कि मेरे को ऐसा पता चला था कुछ स्टूडेंट से कि सर यहाँ पे जो है ना, ये अपने दोस्त होते हैं हंसी मजाक वाले, वहाँ पे सब एकदम रेपुटेड होते हैं, अच्छे, एक तो रिच फैमिली से होंगे या फिर रिच माइंडेड होंगे, एक तो ब्रेन से बहुत माइंडेड होंगे या फिर पैसे से माइंडेड होंगे। मीन्स ऐसे कोई देखने को नहीं मिलेगा आपको कि भाई ये बोर कर रहा है या कुछ कर रहा है। बात होंगी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी, मजाक भी होंगी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगी, और एक तो पैसे वाले मिलेंगे या फिर दिमाग से पैसे वाले मिलेंगे, दिमाग से रिच मिलेंगे। तो आपको लाइफ स्टाइल में क्या चेंज दिख रहा है? लाइफ स्टाइल में तो ऐसे चेंजेस तो अभी महाराष्ट्र में जो स्टूडेंट्स हैं उसमें तो थिंकिंग स्मैश हो जाते थे मोस्टली, तो इतना कुछ मिला तो नहीं। पर जो भी लोकल है उधर तेलुगु
हैदराबाद से जो भी है वो मतलब उनके उनके साथ बात करने के लिए इंग्लिश में बात करो, वैसा रहता था। और जो भी केरला के तो अलग ही लेवल के थे उनकी थिंकिंग, क्योंकि वो उनका नेचर अलग है, उधर उनका मतलब जो फ्रेंड सर्कल बना हुआ है वो उनका अलग रहता है, क्योंकि वो बात करते तो वो इंग्लिश में बात करते, उसके बाद क्या फॉरेन के बारे में पॉलिटिक्स वगैरह, बस ऐसे तो मीन्स मैं ये बोलना चाहता कि अब ऐसा लगता है ना अपने को, ये फोन यूज कर रहे हैं बड़े बड़े कार, फैमिली देखे तो वो इसका बंगलो दिख रहा है, उसके पापा के पास 5-5 गाड़ी दिख रही है, टेक्सटाइल कंपनी है, ये बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मीन्स ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे हैं क्या 10-12 ऐसे बंदे तो है रिच बैकग्राउंड से, उनके मम्मी पापा न्यूरो सर्जन है वगैरह, ऐसा बहुत फैमिली बैकग्राउंड तो है। पर अपने को क्या करना है, अपने को अपना ही देखना है ना, क्योंकि अपने को अपने जो गोल्स है वगैरह वगैरह वो वही अपने को अचीव करना है, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, ओके। आयुष, आपके लिए क्वेश्चन पूछता हूँ। आयुष, जैसे कि ये इतना सब कुछ हुआ एनडीए का, और डेफिनेटली आपके भी मैसेज मुझे आते थे, संस्कृति के मैसेज आते थे, और कुछ बच्चों से बात होती थी कि क्या हो रहा है सर, समझ भी नहीं आ रहा, हमने इतनी अच्छी पढ़ाई की, सब किए। आप इसमें ओवरऑल जिम्मेदारी किसको समझते हैं कि सर ये इसकी जिम्मेदारी किसने लेना चाहिए कि 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सब यंग जनरेशन है, ब्रेन यंग है, आउटस्टैंडिंग बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर के, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको समझ लेंगे? पहले के टाइम पे एमडी वाले थोड़े सीरियस रहते थे, अभी 27 लाख बच्चे वगैरह हैं तो उतने सीरियस नहीं दिख रहे, तो मतलब पेपर पहले कलेक्टर के पास जाना चाहिए, फिर उसके सिक्योर पेपर नहीं रहे, पीडीएफ 4 महीने में लीक हुआ था ऐसा कहना है, फिर 1 महीने बाद पता चला कि ऐसा हुआ है, तो उतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो अभी सिक्योरिटी बढ़ जानी चाहिए और पेपर ऐसे लीक होने नहीं चाहिए। अभी एक 2-4 क्वेश्चन के आंसर तो आपने देख दिया, आपने डॉक्टर ही बनना क्यों चुना। देखो, एक स्टूडेंट है, उसके पापा भी ऑलमोस्ट इसी ड्यूरेशन के अंदर 11 के अंदर एक्सपायर हो गए थे, और वो टॉप मोस्ट स्टूडेंट था और एकदम डाउन में चला गया। लेकिन अंशु ने उसी चीज़ को चैलेंजिंग लिया, एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ा, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो एक अभी मैंने आपकी एग्जाम्पल भी दिया, एक विक्रम करके लड़का है 12th क्लास के अंदर, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, सडनली उसके पापा गुजर गए, बाद में फिर वो क्लास पाना बंद कर दिया, फिर पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, और फिर अब तो उन्हें मेरे को पता चला कि पढ़ाई छोड़ दिया है करके। तो अब ऐसा अगर देखो किसी के लाइफ का कुछ बताते नहीं आता है, तो हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंज के साथ ढल जाना चाहिए। मीन्स वो सिचुएशन जैसे सारों की है, गम की है एकदम, तो हम उसी में रहना चाहिए या उसके साथ फाइट करके आगे बढ़ना चाहिए? आप बता सकते हो उसको बहुत अच्छी तरीके से। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो ऑलमोस्ट 1 महीना तो ऐसे ग्रीवेंस में चला गया था, और मैंने संभाला, मैं मम्मी को संभाला, भैया भी था तो उसको भी संभाला था, तो वही था, और फाइट बैक करने का सोचा था कि अभी ठीक है, हो गया, जो होना था वो हो गया, अभी इससे आगे क्या कर सकते हैं। मैंने वही सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी, कि मेरे मम्मी को अच्छा लगे, उनका मुझे अच्छा लगे वगैरह उनको, तो वही क्या करना है, तो मैंने वही सोचा कि पढ़ाई में अच्छे है तो पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से और पढ़ाई करेंगे और एफर्ट्स डालेंगे, तो उससे। अब आप जैसे कि आप डॉक्टर बन चुके हो फॉर एग्जांपल, और आपके पास पेशेंट आए, और एक पेशेंट कुछ ओपीडी आप ऐसे कर रहे हो जो बहुत पुअर फैमिली के हैं, और कुछ ऐसे हैं कि बहुत रिच फैमिली के हैं, तो आपका बिहेवियर दोनों के साथ कैसा रहेगा? मीन्स कैसे आप बिहेवियर करोगे, और आपके मैनेजमेंट को आप कैसे बोलोगे इनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, क्या करोगे आप? डॉक्टर के सामने तो पेशेंट ही रहता है, तो उसको ऐसा नहीं कि वो ये गरीब है या मेरे को ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट देना है, गरीब को नहीं देना है, ऐसे कुछ नहीं रहता। सो वही है कि अपन कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में देख सकते हैं, अगर अमीर है तो ठीक है, वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अपन अच्छा ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं,
पर अगर गरीब है, उनके पास अफोर्ड करने के लिए नहीं है, तो हमसे जो भी जितना भी कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है ट्रीटमेंट में, और उनको जो भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो हम वो खुद से दे सकते हैं। तो उससे एक क्वेश्चन और है आपके लिए अंशु, जैसे कि देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी नीट के अंदर 660, 70, 700 तक मार्क्स चाहिए ऑलमोस्ट। अब इसमें तो सारे बच्चे उतने स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो फिर अब जैसे कि इसमें कुछ बच्चे 450 तक पहुँच पा रहे हैं, कुछ 500 तक पहुँच पा रहे हैं, कुछ 350 तक पहुँच पा रहे हैं, तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? देखो अपने पास टारगेट कितना है, 700 का है। अभी 700 को नहीं मिला, इनको मिल रहे 300, 400, तो इन्होंने पढ़ाई को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर स्टेट बोर्ड में चला जाना चाहिए, या क्या क्या करना चाहिए आपके ख्याल से? अभी एक्चुअली आपके पास टाइम बहुत है, दो साल है आपके पास, तो आपको अभी एफर्ट और डालना चाहिए और पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए, और हो जाएगा आराम से, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आप रिवाइज करते रहेंगे, आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे अप्रोच अगर हर दिन आप रखते रहोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने ही वाले हैं। तो और ऐसा नहीं कि आपको आप एफर्ट्स डाल रहे हो और मार्क्स नहीं मिल रहे तो आप और आपका मोटिवेशन और डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टीचर्स के साथ कंसल्ट करिए कि क्या मैं और क्या कर सकता हूँ इस रिगार्डिंग। आपको फिजिक्स के नंबर्स नहीं हो रहे तो आप क्या कर सकते हो, कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो टाइम बहुत है, आपको एफर्ट्स डालना होगा और 2 साल में आपको उसका बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। आयुष, जैसे कि समझो एक स्टेट बोर्ड होता है, एक नीट होता है, एक जेई होता है, तो बच्चों ने अब जेई का तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, नीट और स्टेट बोर्ड का बोल रहा हूँ मैं आपको। अब कुछ बच्चे ऐसे जो स्टेट बोर्ड में ठीक है, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, तो उन्होंने नीट में आ जाना चाहिए क्या? और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उतने ठीक नहीं है, वो स्टेट बोर्ड में चला जाना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, समझो कि मेरा उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं स्टेट बोर्ड ज्वाइन करूँ? तो यानी कि अपने को ऊपर का सोचना चाहिए, नीचे का सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि पहले ही आप नीचे के सोचोगे तो और नीचे जाओगे। मैंने एम्स का सोचा था, फिर मैं जीएमसी मिल रहा है, क्योंकि अगर आप ऊपर की सोचोगे तो उससे थोड़ा नीचे तो मिल जाएगा। अब आप नीट को चूज ही किया है तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके मेहनत करनी चाहिए। अब आगे क्या होगा वो ऊपर वाला जानेगा। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। क्या देखो, जैसे कि क्या होता है कॉमनली, एक आपके पास 2 फैमिली है, एक लिटरेट है एज ए पेशेंट आ रही है और एक उतनी लिटरेट नहीं है, तो आपको उनके साथ डील आप कैसा करेंगे? मीन्स एक लिटरेट फैमिली के साथ है, पेशेंट के भाई है, जो भी वो लिटरेट है, क्वालिफाइड है, और एक इलिटरेट फैमिली है, उसका भाई है, तो दोनों में आप ट्रीटमेंट कैसा करेंगे? दोनों का ट्रीट कैसा करेंगे, उनको बातचीत कैसे करेंगे? कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनको जो भी हाइपर लैंग्वेज वगैरह रहेगा वो तो समझ में नहीं आएगा, तो उनको सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझाना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको क्या अभी क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको ऐसे समझाकर हो सकता है। और बस ये क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन मेरा ये था, यानी कि अगर लिटरेट रहा तो बहुत अच्छा रहेगा ना, आप जल्दी तो सारी बातें समझा सकेंगे, मतलब समझ सकेंगे। हाँ, तो ये मेरा दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे। आप इतनी अच्छी पढ़ाई करो, आपका स्कोर हो या ना हो, लेकिन आपको आप हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर साहब खुश हो जाना चाहिए आपको देखकर, अरे इसको सारी बातें मालूम है, इसको बोन मालूम है, इसको हार्ट मालूम है, इसको किडनी मालूम है, और आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप लो लेवल पे जाएंगे तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे, आप दिमाग सभी को होना है कभी ना कभी, तो बात कम्युनिकेशन करें, डॉक्टर साहब को अच्छा कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि बच्चा सब समझ रहा है, राइट ना? लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, उसके बाद आप लोग पूछना, आयुष को पूछना मैं। आयुष का ड्रीम था एम्स, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो एम्स को पा नहीं पाया, तो दिल टूटा है आपका, तो अब आप उसको लेके बैठ गए या फिर नहीं, जो मिला वो ठीक है, आगे बढ़ना है? अब जो मिला वो ठीक है, क्योंकि भाई के साथ सेम कॉलेज में पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और एम्स नहीं मिला वो तो दूर है, अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और
ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि दोनों भाई भी लगे और सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं एक साथ, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन के पीछे तो मेरा इंटेंशन ये था, ये दोनों क्वेश्चन के पीछे, कि आप में ना जो चीज आपको नहीं मिली आप उसको लेकर मत बैठो, पॉजिटिव चीजों को देखो। जो चीज आपके थे वो इसने पॉजिटिव बात था, कितना अच्छा बोला एम्स नहीं तो क्या होगा मेरे को, मेरा भाई के साथ मैं रह रहा हूँ, एक कॉलेज जा रहे हैं, एक घर से दो एमबीबीएस जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आपको पॉजिटिव को पकड़ना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया, तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हर जगह, राइट? ठीक है, तो कौन पूछना चाहता आपने से क्वेश्चन? कोई है जो पूछना चाहता? तो ऐसा मत बोला सर आप ही ने सब पूछ लिया, अब हम क्या पूछेंगे? जो पूछना चाहते तो सब आपने पूछ लिया, कागज पे लिख दिया, पहले छक्के चौके मार दिए, ठीक है ना? अब हमको बोल रहे हैं पूछो। हाँ यस भैया, आपसे एक मेरे मन में जब आई थी तब भी मेरे मन में ये सवाल चल रहा था कि हमारा देश जो है एक कल्चरल देश है, और फिर इसमें अपने कल्चर को और अपनी हेल्थ को भी देखना, उसके साथ पढ़ाई करना, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? कल्चरल देश है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, ऐसे नहीं दिवाली वगैरह, होली वगैरह। पर 11th-12th में मैं थोड़ा ज़्यादा ही फोकस हो जाके, तो मोस्टली मैं होली तो मैंने नहीं खेली थी, उसके बाद दिवाली में एक दिन खेला था, मतलब मनाया था फैमिली के साथ। क्योंकि कैसा होता है कि आपको एक गोल दिया हुआ है, आपको उस तरफ जाना है, और कैसे रहता आपका कंपटीशन आपके क्लासमेट्स नहीं है, आपका कंपटीशन पूरा इंडिया है। तो ऐसा सोचो कि ये कोटा में एक लड़का है जो दिवाली में घर नहीं गया, उसको उसके सामने एक एग्जाम आने वाला है, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, और मैं इधर फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ इधर इधर घूम रहा हूँ। तो मेरा उसके साथ कंपटीशन अगर रहा तो वो ही जीतने वाला है, उसका रैंक बहुत अच्छा आने वाला है, मेरा रैंक नहीं आएगा, मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसा इमेजिन करके भी आप कर सकते, ऐसा नहीं कि मतलब फेस्टिवल्स करना ही नहीं है, दूसरे के साथ मिलना ही नहीं, मिलना थोड़ा कर सकते हैं अपन। अभी दिवाली है, आप फायर क्रैकर्स जलाना है, ठीक है, रात को हो गया वो, पर सुबह आपको उतना पढ़ाई करना है कि उसका कंपनसेशन हो जाए। ऐसा नहीं कि चलो आज होली, आज क्या ही पढ़ना है, मूड भी नहीं है वगैरह। आप ऐसे समझो कि होली में दूसरा बंदा इधर कोटा में पढ़ रहा है, और वो आपसे आगे चला जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन चाहता है? क्वेश्चंस? यस भैया, जैसे हम पेपर को सॉल्व करते तो उसमें जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, आपने उसको कैसे ओवरकम किया? देखो, पेपर आप जितने ज़्यादा दोगे उतने आपको सिली मिस्टेक्स तो मिलते ही जाएंगे। तो मोस्टली कैसा है कि मैं पेपर कभी भी फास्ट सॉल्व करता था, बहुत जल्दी, मतलब बायोलॉजी आधे घंटे में कुछ भी करके उड़ा नहीं है, पूरा 90 के 90 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन जो भी है वो कंप्लीट करना है। तो उसमें सिली मिस्टेक हो ही जाते थे, पर मैंने फिर क्या किया कि नया टेक्निक मतलब पेपर लिखने का किया था कि पूरे 200 क्वेश्चंस में 1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देता था। उसके बाद सेकेंड राउंड में मैं वही फिर से एक बार वो सॉल्व करके देखता था। अभी फिजिक्स में कैसा रहता था कि फिजिक्स में आप कैलकुलेशन चेक करेंगे और क्या ही कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन एक बार चेक करता था। उसके बाद केमिस्ट्री में भी वही कि रिएक्शन बराबर हुए कि नहीं, मैंने कौन सा रिएक्शन पॉइंट मिस किया कि नहीं वगैरह। और बायोलॉजी में वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, तो स्टेटमेंट बेस्ड में मैंने करेक्ट को इनकरेक्ट बराबर देखा कि नहीं। वैसे मैं जो भी सिली मिस्टेक्स हो जाते वो मेरे कम हो जाते थे। तो और वो ये स्पीड कब आई मेरी, जब मैं 12th में था और लास्ट में जब मैं मॉक टेस्ट देता था तब मेरी ये स्पीड आई थी। और स्टार्टिंग में तो सिली मिस्टेक्स हो ही जाते थे, तो मैं वही फोकस करता था कि अटेंटिवली पेपर लिखना है 3 घंटे में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे इधर उधर घूम रहा है, उधर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कि 3 घंटे अपने को पूरा अटेंशन के साथ ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस ऐसे। और कोई क्वेश्चन? और कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन? भैया, जैसे कि आपने बोला था कि 10वीं में न्यूमेरिकल सिखाई थी,
तो 11वीं में मतलब एकदम से न्यूमेरिकल्स आ गए तो उसको सॉल्व कैसे करने का? तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो कैलकुलेशंस वगैरह, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, अभी कश्यप सर आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका आंसर निकाल सकते हैं। तो इससे कैसा होगा कि आपकी स्पीड वगैरह बढ़ती जाएगी। अभी फिजिक्स में मैंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा टाइम देता था। अभी दिन का अगर मैं 5 घंटे पढ़ता था तो दिन का 3 घंटा मैं फिजिक्स को ही देता था। कंसेप्ट उसको बार बार रिवाइज करता था, उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करता था। अभी एक एररलेस बुक आती है, तो मैंने एररलेस के क्वेश्चन सॉल्व करता स्टार्टिंग में कि ज़्यादा वो सिलेबस नहीं हो जाता था, और स्टार्टिंग में वो वेक्टर्स वगैरह, बेसिक मैथ्स वगैरह वो जो था उसके क्वेश्चंस में सॉल्व करता था। तो इससे कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना। जब आप डायरेक्ट आपको अगर क्वेश्चन आए कि वेलोसिटी दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है और थीटा वगैरह, साइन थीटा वगैरह कुछ तो भी ऐसे निकालना है, तो आपके सामने वो जब आप प्रैक्टिस बहुत करोगे आपके सामने डायरेक्ट वो फॉर्मूला आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, फिर डायरेक्ट वैल्यूज वगैरह डाल के मतलब 30 सेकंड में आपका आंसर भी आ जाएगा। तो ऐसे ही है, मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बायोलॉजी में भी ऐसा ही है कि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने बार वो रिवाइज करेंगे टॉपिक्स, जैसे एनसीईआरटी रहा तो एनसीईआरटी जितना बार आप रिवाइज करोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, जैसे कि आपने बोले कि मतलब मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं आते, तो मतलब फिर बाद में आप क्या एफर्ट्स करते थे उसके बाद नहीं मार्क्स? मेहनत करने के बाद मार्क्स नहीं आता तो बहुत डिमोटिवेटिंग होता था। पर वही कि अपने को बिगर पिक्चर देखना है, अपने को डॉक्टर बनना है। डिमोटिवेशन तो आते रहेगा, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। तो मैं मोस्टली टीचर्स को कंसल्ट करता कि सर अभी इधर कम आएगा, मार्क्स वगैरह कम आते थे, तो वही टीचर से आप बात करो कि टीचर्स के साथ आप बात करो कि आपको किधर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो कौन सा कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर आप क्या काम कर सकते हैं। उससे आप कंपैक्ट करके आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। और कोई है जो पूछना चाहता है? कोई और? आयुष को भी पूछ सकते हैं आप। हाँ, भैया आपको काफी बार ऐसा फील हुआ होगा कि अब ये सब मतलब कभी कुछ बहुत मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं आता, आपने जैसे बताया, तो ऐसा फील हुआ होगा ना कि कभी छोड़ दूँ ये सब, कभी तो फील हुआ होगा। तो उस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? मोटिवेटेड रखने का कोई प्लान था कि मतलब फैमिली को संभालना है, कुछ ना कुछ करना है, और वही कि बिगर पिक्चर देखता था कि चलो कुछ भी करके डॉक्टर बनना ही है, तो और अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा कॉलेज लेना है। तो वही कि कम मार्क्स आ रहे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे। तो मैं मोटिवेट करता था खुद को कि चलो आज नहीं आए मार्क्स, आज थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेंगे और कभी ना कभी तो मार्क्स आने वाले। मुझे 11th में फिजिक्स का डर बहुत था, फिजिक्स में बहुत कम आते थे। मतलब अगर 180 मार्क्स का पेपर रहता था तो उसमें 120, 110 ऐसे मार्क्स मुझ में थे स्टार्टिंग। उसके बाद फिर शुरू कर दिया और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करते रहा, और सर का गाइडेंस भी था, तो उसके थ्रू मैं 150 के आसपास मेरा स्कोर इधर आ जाता था, और फाइनल में भी अच्छा ही स्कोर हुआ था, 161 से कुछ भी मिला था। तो वही है कि आप मोटिवेट, मतलब डाउन्स तो आने वाले लाइफ में, आपको कम मार्क्स मिलने ही वाले, तो वही फैक्टर्स रहता कि जिधर आप दूसरे लोगों से आप ऊपर जाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे कि बहुत लोगों के कम मार्क्स आएंगे, वो सोचेंगे क्या ही करे अभी, और फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे तो जानते फिजिक्स छोड़ देते हैं, फिजिक्स बायोकेम और बायोलॉजी देख लेते हैं, उसमें मार्क्स आ रहे तो अपना हो जाएगा अच्छे से। पर वही है कि आप फिजिक्स एक ऐसा डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि उससे आपका रैंक आएगा, आप जितना अच्छे से फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो सब पढ़ते ही है। फिजिक्स में अगर आपका स्कोर अच्छा हो रहा है तो आपका रैंक बहुत अच्छा आने वाला है। और
अभी फिलहाल के सिचुएशन में आप ऐसा टारगेटेड रखो कि 700 के आसपास आपको मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं। और अभी नेक्स्ट ईयर भी पता नहीं कि कैसा होने वाला है पेपर, मोस्टली प्रीलिम्स में इसमें ऐसे कह रहे थे, पर वही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली आप सॉल्व करते रहो और हो जाएगा आपको। और कोई? अच्छा अंशुल, अभी मेरे कुछ बच्चे ने अपने किस्टों ने एमबीबीएस के अंदर उन्होंने मुझे पेपर किए थे, वेबो ने भी किया था मैसेज, उसमें मैंने सर्कुलेशन के बारे में देखा, पेस मेकर के बारे में देखा, लोकोमोशन में कुछ ऐसे नोट के बारे में लिखा हुआ था उसके अंदर, तो ये उसमें है क्या सब कुछ? बायोलॉजी का बॉटनी छोड़ के अभी तक तो सब कुछ आया, बॉटनी अभी पता नहीं कि, पर जूलॉजी जो भी हुआ और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी हुआ वो सब कंसेप्ट तो है और उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट है, तो वही आपका। और उधर वो कैसे है, वो बेसिक से नहीं पढ़ना है, 11th 12th हो गया है और वो सोचेंगे कि आपको आता है कि ह्यूमन स्केलेटन में कितने बोन्स है, क्या 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 उनके नाम है, वो आपको पता है, वो आपको पता है, वो ऐसे प्रोफेसर सोच के आते हैं, उसके बाद वो और ऊपर आपको पढ़ाते हैं। तो ये है कि 11th 12th तो बेस्ट है अभी एमबीबीएस के लिए। सब जो फिजिक्स भी आने वाला है आपको, फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट रहने वाला है एमबीबीएस में, तो उसमें फिजिक्स भी आता है थोड़ा थोड़ा, हीम डायनेमिक्स में आ जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से कर लो थोड़ा सा। अच्छा ओके अंशुल, अभी जैसे कि समझ जाओ, आपको कभी ऐसा फील हुआ क्या जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और यहाँ पे मैंने जितना मुझे मिला वो एकदम सफिशिएंट था, या और कुछ मिलना चाहिए था? खासतौर से मैं यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहूँगा आपको कि आपको क्या लगा वहाँ पे जब आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे बड़े बड़े काफ़ी ज़बरदस्त प्रोफेसर है, वो पूछ रहे होंगे आपको कि कुछ आप उनको कंसेप्ट समझा रहे हो, तो कभी ऐसा लगा कि यार सर ने कुछ ऐसा बोला था या कुछ आया था? ऐसे बहुत सारे टाइम था कि आपने जो सीखा था वो भी याद रहा है। मोस्टली मुझे एक याद आ रहा है कि क्रेनियल नर्व्स का आपने बताया था कि उनका क्या है, वो मोटर फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन है, आपने ट्रिक बताई थी। तो वाइवा के टाइम पे तो स्टार्टिंग में वाइवा होता था, उन्होंने मुझे पूछा था कि फेशियल नर्व का क्या है, मतलब वो मिक्स है कि सेंसरी एक मोटर है, तो मैंने वो आपका ट्रिक यूज है, सम से मनी मैटर्स बट नॉट अदर्स, तो वही उससे मैंने मिक्स बताते, तो बहुत लोगों को नहीं पता था, तो हाँ, तो मतलब 5 लोगों को दिया था उन्होंने वाइवा, तो उसमें से मुझे आया था मिक्स, तो अच्छा बहुत अच्छा।